इन्फेक्शन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हम आपको लगातार ब्लैक फंगस या फिर म्यूकरमाइकोसिस के बारे में जानकारी दे रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में यह खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। इस वक्त महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 1500 मरीजों का इलाज जारी है और 90 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि गुजरात में इसके 900 मरीजों का इलाज हो रहा है। इसी तरह दूसरे राज्यों में भी ब्लैक फंगस के मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं। दिल्ली में इसके इलाज के लिए 3 विशेष केंद्र बनाए जाएंगे और केंद्र सरकार ने राज्यों से ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने की अपील की है। राजस्थान और तेलंगाना में तो यह पहले ही महामारी घोषित की जा चुकी है और अब तो देश में व्हाइट फंगस के 4 मामले भी सामने आए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह खतरा कितना बड़ा है। और इसीलिए आज हम डॉक्टर्स से ब्लैक और व्हाइट फंगस से जुड़े हर सवाल का जवाब आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ होंगे एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स। साथ ही अगर कोरोना को लेकर आपके मन में कोई भ्रम है, कोई सवाल है, उसे भी दूर करेंगे, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जोधपुर से प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद चौहान जी, जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन डॉक्टर अनिल भंसाली हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। सर, आप दोनों का बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ ये दोनों एक्सपर्ट्स जुड़े हैं, बताएंगे इस संक्रमण के दौर में हम खुद को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, इस फंगस से कैसे खुद को बचा सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़कर हमारे एक्सपर्ट से सवाल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-715-3787, 0120-715-3826। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर अरविंद, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि ब्लैक फंगस को लेकर बहुत ज़्यादा अब लोगों के बीच में एक पैनिक वाली सिचुएशन बनने लगी है। लगातार कहा जा रहा है कि बहुत मामले सामने आ रहे हैं और ये बहुत डेडली है। अगर इसे वक्त पर नहीं जो है डिटेक्ट किया जा सका या फिर इसका ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं मिला, कितना खतरनाक है, कौन लोग ज़्यादा इस पर रिस्क में हैं और कैसे जो पेशेंट्स हैं वो खुद को या कोई भी शख्स से खुद को इससे बचा सकता है? जैसा कि मैंने आप जो बता रहे कि ब्लैक फंगस है जो काफ़ी डेडली है, तो मैं कहूँगा ये इतना ज़्यादा डेडली नहीं है। ब्लैक फंगस एक पोस्ट कोविड मरीजों में देखने को मिल रहा है। यह पहली लहर में देखने को नहीं मिल रहा था हमें ज़्यादा, बट इस बार हमें यह ज़्यादा देखने को मिल रहा है जी। और मैं ये बताना चाहूँगा कि यह मरीज़ जो कि पोस्ट कोविड से रिकवर हो रहे हैं, जिन मरीजों को हमने ऑक्सीजन ज़्यादा दिया है और जिन मरीजों ने स्टेरॉइड लिया है जी, उन मरीजों के अंदर ये समस्या ज़्यादा आ रही है। और अगर मरीज़ समय पे डॉक्टर को दिखा दे या हॉस्पिटल अटेंड कर ले तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, उनका इलाज आराम से हो सकता है। और जितना पैनिक फैलाया जा रहा है कि आँख निकालनी पड़ेगी, मृत्यु हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है, मरीज समय पे हॉस्पिटल आना चाहिए जी। हमारे साथ डॉक्टर भंसाली भी हैं। अनिल भंसाली जी, आखिर किस तरीके से लोग जो है वो खुद को इसमें बचा सकते हैं? कई बार ऐसा होता है कि लोगों की जो आँख है उसे भी निकालना पड़ जाता है, आँखों की रोशनी जो है वो चली जाती है। इसकी क्या वजह है? पेशेंट्स को क्या पता नहीं चल पाता इसके बारे में? मैं सबसे पहले मैं ब्लैक फंगस को बचाने की बात आपसे करना चाहता हूँ जी। ब्लैक इतना ये सीवियर इन्फेक्शन जो माना गया है इन दिनों में और मृत्यु तक हो जाती है, और उसके इलाज पे करीब कल मैंने सीएमपीसी में सुन रहा था 15 लाख रुपए तक का खर्चा आता है, और ऑपरेशन होता है तो इससे अधिक खर्चा आता है। M40 वगैरह बहुत महंगे इंजेक्शन है, काफी टाइम तक देने पड़ते हैं। अब ये सवाल आता है कि होता क्यों है ब्लैक फंगस? अब ये सब लोग कह रहे हैं, सब जानते हैं इस बात को कि आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, डायबिटीज एंड इवन स्टेरॉइड लेने पर, तो ये और नेचुरली बीमारी कोरोना वायरस से भी इम्यूनिटी डाउन हो गई, इन सब के से ये फंगस आ जाता है। पर हमें ध्यान में ये रखनी बात है, फंगस आता कहाँ से है? फंगस क्या होता है? फंगस एक तरह के सफेद सफेद तंतु होते हैं, जीवित तंतु होते हैं। आपने अचार में देखा होगा, कभी खुला पड़ा रह गया तो अचार पे भी फंगस आ जाता है, सब्जी पे भी सफेद फंगस आ जाते हैं, ये फंगस होते हैं। और ये धीरे धीरे ग्रोथ करने लग जाते हैं, उन चीजों को खाने लग जाते हैं, ये फंगस है। बेसिकली सब उसमें धीरे धीरे जिस चीज पे भी जीवित वस्तु पे
चलते हैं, उनको खा जाते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। अब ये होता क्या है कि ये फंगस होते हैं हवा में, और हवा में ये उड़कर उन चीजों पे बैठ जाते हैं जहाँ भी इनकी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अब सवाल ये आता है कि जो भी हमारे इन लोगों पे क्यों आया जिनको ट्रीटमेंट किया गया है, ये इसलिए आता है, अभी तक इस पे एनालिसिस नहीं हुई है, रिसर्च नहीं हुई है, परंतु जहाँ आईसीयू बना गया है, आईसीयू और आईसीयू में 4 या 5 पेशेंट होते हैं, और आजकल इतने ज्यादा पेशेंट है, इतने ज्यादा स्टाफ अंदर एंट्री करता है, इतना सफाई कर्मचारी एंट्री करता है, और यानी एक आईसीयू में अगर 5 पेशेंट है तो 15 लोग दिन को एंटर करेंगे, 15 लोग रात को करेंगे सफाई वगैरह करने वाले। तो अब उसमें हवा में वो फंगस आता ही रहेगा, और फंगस अल्टीमेटली उसके नाक से के थ्रू अंदर जाएगा, या फिर उसके पेशेंट के मुंह से जाएगा, या फिर पेशेंट के कान से जाएगा, और पेशेंट के आंख से भी जा सकता है। तो आंख लाल हो जाती है वगैरह से, कीमोसिस वगैरह होती है, और फिर आंखों में बीमारी पड़ती है, उसको खा जाता है। तो सवाल ये है कि हम ऐसा क्यों नहीं करें कि अवे नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब किडनी ट्रांसप्लांट होता है या हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, आई हैव वर्कड इन किडनी ट्रांसप्लांट, तो हर किडनी ट्रांसप्लांट व्यक्ति को इतना जबरदस्त इम्यूनो डिप्रेशन सप्रेस कर दिया जाता है, इतना जबरदस्त सप्रेस कर दिया जाता है कि उसको वेरी हैवी डोज में स्टेरॉइड दी जाती है, और फॉरेन बॉडी होती है किडनी उसको बचाने के लिए कि कोई बॉडी उसको खत्म नहीं कर दे उस किडनी को, उसके लिए हमें इम्यूनोसप्रेशन दिया जाता है। तो उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, फिर भी उसको फंगस नहीं होता है। अब फंगस क्यों नहीं होता है कि हम उनको आइसोलेशन रूम में रखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, हम लाखों रुपए अगर पेशेंट के ऊपर खर्च करेंगे पोस्ट फंगल इंफेक्शन के बाद में, जैसा कि कल CNBC में बड़े एक्सपर्ट्स ने कहा था 15 लाख रुपए तक का खर्चा होता है एक पेशेंट पे। तो ये खर्चा हम वहां नहीं करके हर व्यक्ति को, सारे देश में मैं अपील करना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति आईसीयू में है, ये तो आईसीयू का पूर्ण तरह से आइसोलेशन हुए, आइसोलेशन के नियम लागू हुए, हवा की वहाँ की सुबह शाम या 3 बार उसका स्टेरिलाइजेशन हुए, नाइट्रोजन डी नाम की ड्रग आती है उससे फ्यूमिगेशन हुए, बिस्तरों का फ्यूमिगेशन हुए, और कहने का मतलब है कोई अंदर जो भी जाता है पूर्ण रूप से अपने आप को स्टेरिलाइज बेस से अंदर जावे। जैसे ये अलग साइंस है रूम आइसोलेशन करने की, और इसके जो विशेषज्ञ है उनका उपयोग लिए जावे, और उसके उपयोग से जितने भी आईसीयू में पेशेंट्स है उन आईसीयू में पेशेंट्स के पर्टिकुलर जिनको हैवी ऑक्सीजन जा रही है, उनका मुंह ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, और वहाँ फंगस ग्रो करने लग जाता है। सबसे बड़ा बाइपैप एक है, इतनी फोर्स से ऑक्सीजन जाती है, पानी उनको मिलता नहीं है, और सारा मुंह ड्राई, ये जीभ और टॉन्सिल्स वगैरह पूरे ड्राई हो जाते हैं, और उससे फंगस ग्रो कर जाता है। तो ये फंगस हवा में हो ही नहीं, पर्टिकुलरली उन पेशेंट्स के लिए जो कि आईसीयू में वेंटिलेटर्स पर है, या बाइपैप पर है, या फोर्स ऑक्सीजन पर है। तो इन लोगों को अगर हवा में ही ऑक्सीजन नहीं होगा, हवा में ही फंगस नहीं होगा, तो फंगल इन्फेक्शन ही नहीं होगा कहने का मतलब। तो इसके लिए हमें जो साइंटिस्ट है, आइसोलेशन के साइंटिस्ट होते हैं अलग, उनका उपयोग किया जाए। नॉट ओनली हियर, इसके लिए गाइडलाइंस जारी की जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, किस प्रकार से मरीज को इस समय आइसोलेट किया जाए ताकि हवा उस कमरे में हवा में कोई फंगस नहीं हो। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका जिसका जिक्र यहाँ पर जो है डॉक्टर साहब कर रहे हैं कि अगर पूरी तरीके से हवा और आइसोलेशन जो है वो सही तरीके से हो तो इस फंगस को फैलने से रोका जा सकता है। कुछ कॉलर्स भी हमारे साथ यहाँ पर, मैं चाहूँगा कि आप दोनों उनका जवाब भी दें। नमस्कार, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? केसी चोपड़ा बोल रहा हूँ जयपुर से। जी, क्या सवाल है आपका? मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस सिम्टम्स में क्या डिफरेंस, दोनों के सिम्टम्स में क्या किसी तरीके का डिफरेंस है यहाँ पर डॉक्टर अरविंद? हाँ, मैं ये बता रहा था कि जिसको ब्लैक फंगस, जिसको हम म्यूकरमाइकोसिस कह रहे हैं, यह नाक के अंदर होता है और इसके अंदर पैलेट और नोज के अंदर स्टेनिंग आता है। और वाइट फंगस जो अभी बहुत रेयर केस आए हैं पटना में, उसमें हम कैंडिडा के ग्रोथ होती है। तो दोनों फंगस ही, दोनों ही आपके टिश्यू को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसको अपन क्लिनिकली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इनके सिम्टम्स वही रहेंगे जो कि ब्लैक फंगस के हैं। जी, यानी उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चलिए, एक और हमारे साथ कॉलर यहाँ पर जुड़ रहे हैं, तो हम उसको बायोप्सी लेके। जी जी, हमकी बायोप्सी भी जा सकती है, बायोप्सी लेने से मालूम चल जाएगा।
हाँ जी, चलिए एक और कॉलर है हमारे साथ। नमस्कार, क्या नाम है आपका, क्या सवाल है? जी सर, मैं दिनेश चौहान बात कर रहा हूँ, गाँव रामदेवरा से। जी, थोड़ा सा तेज बोलिए प्लीज। जी सर, मैं दिनेश चौहान बात कर रहा हूँ, गाँव रामदेवरा से। जी सर, पहले तो डॉक्टर अरविंद चौहान जी को नमस्कार। और मेरा सवाल अरविंद जी से है कि शुगर के पेशेंट को खान पान में क्या लेना चाहिए और फलों में क्या खाना चाहिए, और शुगर है 180 और कोरोना की जो रिपोर्ट है नेगेटिव आई है। जी डॉक्टर अरविंद। अगर आप पोस्ट कोविड है तो आपको अच्छा फूड खाना चाहिए, वो फूड जिसमें कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, हरी सब्जियां, दालें, फल। और उससे अच्छा जो डॉक्टर साहब ने बताया कि आप अपना आसपास का एनवायरनमेंट, आपकी हवा, आपके कमरे का सैनिटाइजेशन, उसको मेंटेन करो ताकि ये बीमारी आपको हो ही नहीं। जैसे आपको पहले डॉक्टर साहब ने बताया ना कि आपको अपने आप को साफ़ रखना है, आपके कमरे को साफ़ रखना है। तो अगर आप पोस्ट कोविड है तो खाने के थ्रू और एनवायरनमेंट के थ्रू दोनों तरफ से आप सेफ रह सकते हैं इस बीमारी से। जी, चलिए एक और कॉलर है हमारे साथ, यहाँ पर जुड़ रहे हैं। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है, क्या सवाल है आपका? जी, मैं जालौर से मदन सिंह बोल रहा हूँ सर। जी जी, मेरा सवाल डॉक्टर साहब से यही था, अरविंद साहब और आप जी टीवी वालों की तरफ से आपसे निवेदन है कि आप जो ग्रामीण इलाकों में जो जोला साहब डॉक्टर है या जो अन्य देवी देवताओं है या जो पूजा करके और जो हवन करके जो ये सब करे, जो ये ब्लैक फंगस और ये व्हाइट फंगस का जो बीमारी चल रही है, उसके इलाज के ऊपर आप कृपा करके खुलकर डॉक्टर साहब को सलाह दें कि वो उनको दिखाएं कि इससे ये बीमारी है, वो आपको ये दवाई लेने से ही ठीक हो गया, आप इसके चक्कर में ना पड़े। जी देखिए, राजस्थान के अंदर ये परिस्थितियां हैं। मैं जो है डॉक्टर अनिल से कहना चाहूँगा यहाँ पर, और साथ ही जो अरविंद जी मैं आपके पास भी आऊँगा, क्योंकि हमने देखा है कि ओझा के चक्कर में, झाड़ फूंक के चक्कर में लोग जो है पड़ जाते हैं। एक मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर होगी। मैं चाहूँगा कि आप दोनों इस पर प्लीज़ कुछ बोलें और लोगों को ये मैसेज दें कि जो ट्रीटमेंट है वो दवाइयों से ही होगा। डॉक्टर अनिल। हाँ जी, अब ब्लैक फंगस अगर किसी को होता है तो ये तो कुछ साधारण बीमारी नहीं है और कॉमन बीमारी भी नहीं है। इसका इलाज ना तो कोई जोड़ा छाप डॉक्टर कर सकता है, ना ही एक सिंपल डॉक्टर कर सकता है। इसके लिए बड़ी ही बहुत महंगी दवाइयाँ आती हैं, पोटेशियम की और भी केमिकल वगैरह कई तरह की एंटीबयोटिक तक जाती है, वो भी बहुत हैवी डोज में कई दिन तक देनी पड़ती है। तो ये प्लीज किसी के चक्कर में नहीं आवे, ये सिंपल बीमारी नहीं है, ये डिस्ट्रॉय कर देगी। आप आंख में घुस गई या नाक में घुस गई तो वहाँ की ब्लड वेसल्स को क्लॉट कर देती है, वहाँ की ब्लड सप्लाई खत्म कर देती है और वहाँ की गैंग्रीन कर देती है, तो इसलिए आंख तक निकालनी पड़ती है। तो ये प्लीज इनकी ऐसा कुछ भी हो, कीमोसिस हो, रेड आईज हो गई हो, नाक से सूजन आ गई हो, तो ये तुरंत इसका स्पेशलिस्ट से इलाज करवा देना चाहिए। अगर मैंने आपको जो पहले मैसेज दिया था उसमें रूम आइसोलेशन के बारे में लिखा था, इसमें कुछ और प्रिवेंटिव और ऐड करना चाहता हूँ अगर आप परमिशन दें तो। जी सर प्लीज। तो प्रिवेंटिव ये है कि सर मैं थोड़ा सा जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइन से है या वो है कि इनके अटेंडेंट्स को जो है इनके आईसीयू में नहीं रखना चाहिए, उसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक तो अटेंडेंट्स जो होते हैं जिनके जैसे किसी को अगर कोरोना हुआ है तो वो उसकी साइकोलॉजी होती है कि मेरी बच्ची सामने निश्चित है। अब वो अंतिम समय में अपने पेरेंट्स के अपने बच्चे उनके साथ रहने चाहिए या बच्चे चाहते हैं मेरे बाप साथ हो उनको मैं पिलाऊं मेरा अंतिम समय है, तो ये एक बहुत साइकोलॉजिकल सेपरेशन हो जाता है उनको अलग करके। और वो पेशेंट तो घर से ही लाया गया है ना, तो कोरोना के जीवाणु उनमें कॉमन ही है ना। तो दूसरी बात ये प्रिवेंशन के लिए ये कहना चाहता हूँ कि हमने जो देखा था, हमारा भी पूरा कोरोना हॉस्पिटल है यहाँ पर, इसको कन्वर्ट कर दिया गया। माउंट आबू एक ग्लोबल हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ का मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ। मैं यहाँ देखता हूँ पूरे हॉस्पिटल में जो हमारा आईसीयू में है, तो पेशेंट जैसे बाथरूम पास करता है या लैट्रिन जाता है, देखिए नर्सिंग स्टाफ उनकी केयर करते हैं, मैं डेफिनेट हूँ केयर करते हैं, सब जगह भी करते होंगे, नर्सिंग असिस्टेंट्स भी होते हैं, सब सफाई कर्मचारी भी होते हैं। पर एक मैं दिल की बात ये कह देना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति दूसरा चाहे कितना भी पेड हो, जितना उसका घर वाला जो ब्लड रिलेटिव उसकी सफाई रख सकता है, खून का जो रिश्ता है, जैसे बाप बेटा अपने बाप की, बाप अपने बेटे की, भाई अपने बहन की जो सफाई रख सकता है, दिन में 3-4 बार उसको स्किन से साफ करना,
जो गुप्तांगों को साफ करना, एक्जिला में सफाई रखना आदि आदि, जहाँ फंगस ग्रोथ होते हैं वो केवल जो है इनके ब्लड रिलेटिव ही कर सकते हैं। मैंने देखा कि में पेशेंट 1-1 घंटा 2-2 घंटा पड़े रहते हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं होता है। तो नर्सिंग असिस्टेंट को हम कहते हैं कि हाँ करेंगे, फिर वो स्लीपर को कहती है स्लीपर इधर से उधर, नेचर ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, इनको क्या पड़ी है। तो दिस इज नॉट ओनली इस हॉस्पिटल में है या नहीं है, ह्यूमन साइकोलॉजी इज एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड। अनिल भंसाली साहब, जी मैं अनिल भंसाली साहब, देखिए आप उस बात का जिक्र कर रहे हैं जो अमूमन एक डॉक्टरी पेशे में किसी डॉक्टर के मुंह से सुनने में नहीं मिलता है। अभी तो कोरोना की सिचुएशंस हैं, अभी तो बहुत मुश्किल हालात हैं, अभी तो हम ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन अमूमन भी अगर किसी हॉस्पिटल के अंदर कोई एडमिट होता है पेशेंट, तो उसके घर वालों को सबसे पहले सेपरेट कर दिया जाता है। ये एक पूरा, और ये आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि एक पेशेंट को जितना केयर ऑफ उसके घर का कोई जो उसका ब्लड रिलेशन है वाला व्यक्ति है जो वो कर सकता है। सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, मेरे पिताजी प्रोफेसर ऑफ लॉ डीन यूनिवर्सिटी के थे। वो लास्ट ईयर उनको वो अंतिम समय आया तो उनको किसी हॉस्पिटल में जयपुर में भर्ती कराया गया। तो मैं माउंट आबू से तुरंत भागा गया, तो उन्होंने कहा नहीं आप डॉक्टर हो तो क्या आपको अलग रहना पड़ेगा, इस आईसीयू में हमने एंटर। जी आई इमीडिएटली विड्रॉ माय फादर फ्रॉम दैट हॉस्पिटल, आई वेंट टू अनदर हॉस्पिटल, आई टुक द, आप कितना भी पैसा लो, फादर की सेवा मैं करूंगा, चाहे 1 दिन जेवेगा 10 दिन जेवेगा, आपकी नर्सिंग स्टाफ नहीं करेंगे। एंड आई एंड माय ऑल बिल्कुल डॉक्टर अनिल भंसाली, आप मैं समझ सकता हूं और जिस पीड़ा से आप गुजरे हैं ये पीड़ा हमने भी झेली है। और मैं ऑफ कैमरा में आपसे जरूर बात करना चाहूंगा, इस प्रोग्राम के बाद मैं आपसे जरूर बात करूंगा इस मसले को लेकर। हम थोड़ा सा पब्लिक के बारे में, जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके भी सवालों के जवाब हम यहाँ पर दें। एक और कॉलर सर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका और क्या सवाल है? नमस्कार, सुन पा रहे हैं हमें? जी क्या सवाल है आपका? ये सवाल ये है कि जी पूछिए। बोलिए। चलिए, हमारा संपर्क टूट गया है। एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मतलब खाने पीने में क्या रहना होगा? अगर किसी को म्यूकोरमाइकोसिस हो जाता है तो मतलब डिस्ट्रिक्ट भरतपुर से रहने वाला हूँ, ये जैसे आप में कोई दिक्कत है तो उसमें खाने पीने क्या काम नहीं होगा, आपका धंधा हिसाब से बात करना चाहता हूँ। जी जो है अरविंद चौहान साहब, इसका जवाब अगर दें तो ज़्यादा बेहतर है कि अगर किसी को म्यूकोरमाइकोसिस हो जाता है, इसका प्रश्न वापस सुना। हाँ, वो ये जानना चाहते हैं कि किसी को म्यूकोरमाइकोसिस हो जाएगा तो उसके लिए आखिर किस तरीके के प्रिकॉशंस उसे लेने होंगे, आइडेंटिफाई आखिर किस तरीके से करना होगा। हाँ, अगर उसको एक भी सिम्टम उसको लग रहा है कि वो मरीज को खुद को तो पता लगेगा नहीं कि उसको म्यूकोरमाइकोसिस हो गया है, बट उसके नाक के अंदर उसको बंद रहना, उसकी सूंघने की क्षमता प्रभावित होना, उसके आंखों के आसपास कोई दर्द या उसके जो चीक बोन है उसके अंदर पेन हो रहा है, तो उसको सीधा हॉस्पिटल आके अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करना चाहिए, है ना जी। उसको कहीं इधर उधर नहीं जाना है, ना कोई खान पान में बदलाव करना है। वो पोस्ट कोविड मरीज है या पोस्ट कोविड नहीं है, अभी सिचुएशन ऐसी है कि उसको थोड़ा भी महसूस होता है कि उसको कोई फीवर है, सिम्टम है, नाक में समस्या है, तो उसको तुरंत हमारे जो कोविड ओपीडी है उसके अंदर अटेंड करना चाहिए, जो भी नज़दीकी उसको सुविधा मिल रही है। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका और क्या सवाल है? सर नमस्कार, मैं भरतपुर से रामलाल बोल रहा हूँ। जी रामलाल जी, सवाल पूछिए। मेरा नाम रामधन सिंह। जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं अनिल भंसाली साहब से बात करना चाहता हूँ। बताइए। मेरा मतलब ये है कि मेरी मतलब वो मेरी बच्ची है ना, वो मतलब आंखों के ऊपर थोड़ा मतलब दर्द रहता है, वो भंसाली साहब से मेरी मतलब मेरे को जानकारी देना है। आंख के ऊपर आपको दर्द रहता है? आंखों के ऊपर ये जो होती है साइड में पीछे दर्द होता है जी हाँ, आंखों में नहीं रहता है, साइड में।
इनसे बात करना चाहता हूँ आपने। जी अनिल बंसल साहब, आप समझ पा रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आँख से संबंधित पूछ रहे हैं आप। नेत्र विशेषज्ञ चौहान साहब बैठे हैं। वैसे हमारे साथ जो है आई एक्सपर्ट तो अरविंद जी, जब आप इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। जी अरविंद जी। हाँ, तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ। यदि आप पोस्ट कोविड मरीज नहीं है, आप डायबिटिक नहीं है, आपने पिछले दिनों में कोई स्टेरॉइड नहीं लिया है, तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। आप किसी भी आई स्पेशलिस्ट से इसकी दवाई लेके या चश्मे की जांच करा के अपनी समस्या का हल कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सभी मरीज ब्लैक फंगस के मरीज नहीं होते हैं। ये तो बहुत रेयर बीमारी है और इन दिनों में ही देखने को मिल रही है। ये बिल्कुल नेचुरल है कि आजकल की जो सिचुएशन है इसमें लोगों को घबराहट बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। अगर कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम होती है तो वो उसे म्यूकोरमाइकोसिस से, या फिर अगर उन्हें खांसी जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो उसे कोरोना से जोड़ दे रहे हैं। तो ऐसा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सिम्टम्स आपको किसी भी तरीके के लग रहे हैं तो डॉक्टर्स की राय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं यहाँ पर। नमस्कार, क्या नाम है आपका, क्या सवाल है? सर मेरा नाम मोहतराम है सर। जी सवाल पूछिए। सर मैं सर साहब से पूछना चाह रहा था कि मेरे एक तो हेपेटाइटिस बी है। ओके। और 2-3 महीने से मेरे एक पेशाब में इंफेक्शन है। सर मैं किससे SMS में दिखाया था, उन्होंने मेरे को बस 2-3-5 महीने बाद में आकर चेक कराना। सर मेरे को कहाँ दिखाना, कैसे क्या करना है मेरे को बताइए। बंसाली साहब, आप प्लीज गाइड करें। कोरोना से हटकर भी कुछ लोगों की समस्याएं हैं। हाइपेटाइटिस बी, थोड़ा आप रिपीट कीजिए क्वेश्चन। इनका कहना है कि इनको हाइपेटाइटिस बी है। इन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया था, लेकिन उसके बाद इनको कहा गया कि आप 2-3 महीने बाद आकर चेक करवाइएगा। ये कैसे ट्रीटमेंट लें, क्या करवाएं? हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट है, इसमें एक गोली आती है, तो वो गोली आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाकर ले लीजिए। सिर्फ एक गोली लेनी होती है, तो वो गोली लाइफ लॉन्ग लेनी होती है अगर बहुत सीवियर हेपेटाइटिस बी में है तो। एंड दैट गिव्स यू वेरी गुड रिलीफ। हेपेटाइटिस बी के बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, बाद में जाकर कैंसर में कन्वर्ट होता है, लिवर और पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, और फीडिंग होती उल्टियाँ होती है आदि आदि। तो ये हमारा सब्जेक्ट भी है, परंतु इससे ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का है। एक गोली ही आती है, एक गोली रोज की लीजिए, तो लाइफ लॉन्ग लेना होता है। हेपेटाइटिस बी में 3 महीने बाद आना करना, ये नॉट ए गुड आइडिया। मस्ट स्टार्ट 1 टेबलेट डेली। तो वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, आप कौन से शहर में रहते हैं उनके मामले में, तो वहाँ भी मिल जाएंगे, या जयपुर में है, जोधपुर में है, तो आपको इसका जांच करके गोली देंगे और गोली को आपको लाइफ लॉन्ग लेना है। उससे जो लंबी कॉम्प्लिकेशंस है, बस उड़ जाता है, लिवर का उसको सिरोसिस कहते हैं, उसके बाद में हमारे ब्लड प्रेशर, पोर्टल ब्लड हाइपरटेंशन कहते हैं, वो बढ़ जाता है, स्प्लीन बढ़ जाती है, और फिर पिल्ली बढ़ जाती है, और उसके बाद में फूट की उल्टी चालू हो जाती है, और अंत कैंसर भी हो जाता है और मृत्यु हो जाती है। हेपेटाइटिस बी लॉन्ग टर्म एक दिन में नहीं होता है, काफी टाइम लगता है। उसको बचने के लिए गोली का आविष्कार हो चुका है, सिर्फ एक गोली, वो भी बहुत टेक दैट टेबलेट, डोंट अवॉइड टू डेट। अभी मैं फिजिशियन से दूसरे से भी यही अपील करूंगा कि हेपेटाइटिस बी अगर किसी को होता है या सर्जरी के दौरान मालूम होता है, तो उसको ऐसे अवॉइड करके नहीं देते कि हेपेटाइटिस बी चलेगा, ऐसा नहीं है। हेपेटाइटिस बी उस समय तो चलेगा, पर लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही नुकसान करेगा। इसलिए सभी फिजिशियन से और अन्य डॉक्टर से ये अपील है कि हेपेटाइटिस बी अगर मालूम चलता है तो उसका इलाज गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के द्वारा करवाया जाता है। तो किसी अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को आप दिखाएं, जो भी आपके शहर में हैं, उनसे आप जो है सलाह ले सकते हैं। इसके लिए आपको किसी बड़े अस्पताल के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। उनसे अगर आप इसका पूरा ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप जो है पूरी तरीके से स्वस्थ हो सकते हैं। हमारे साथ जो है जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लगातार हमारी कोशिश यही है कि तमाम जो हमारे कॉलर्स हैं वो साथ जुड़ते रहें, और इसी तरीके से आप लोगों की तमाम समस्याओं का जो निदान है हम लोग यहाँ पर देते रहें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो हमें फिक्र है आपकी, और इसीलिए लगातार आपके साथ जुड़ते हैं, और कोशिश यही होती है कि आपके तमाम सवालों के जवाब दिए जा सकें, आपकी समस्याओं का निदान जो है एक्सपर्ट्स के जरिए किया जा सके। लेकिन ये कोरोना का काल बेहद मुश्किल है, और इस मुश्किल काल में कुछ और बीमारियां म्यूकोरमाइकोसिस और वाइट फंगस की तरह आप लोगों पर हमला कर रही हैं, तमाम लोगों को शिकार बना रही हैं। लेकिन हमें घबराना नहीं है, हमें प्रिकॉशंस लेनी है, हमें एक्सपर्ट्स की सलाह को मानना है, तभी हम इस लड़ाई को जीतेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।